नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी प्लस स्पेशल विज्ञान के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख यंत्र एवं उन कुछ चिकित्सा पद्धतियां, और लगभग ये मान के चलना है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 100% सिलेबस को आपके साइंस के कवर करके चलेंगे। तो आज का वीडियो नंबर है आपका 2, और अब की बार एमपी पुलिस पार। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि मिले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ पद्धतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हो सके तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्यूपंक्चर की। तो एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर एक चीनी चिकित्सा पद्धति है जिसमें क्या होता है, शरीर के कुछ विशेष भागों में सुइयां चुभोकर चिकित्सा की जाती है। सुइयां चुभा चुभा कर चिकित्सा की जाती है, जिसे कहते हैं अपन एक्यूपंक्चर। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सी पद्धति है जिसमें सुइयां चुभोकर विशेष चिकित्सा की जाती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा एक्यूपंक्चर। अगला है आपका क्लोनिंग। क्लोनिंग के बारे में बात करते हैं। क्लोनिंग क्या होती है? तो इसके द्वारा किसी जीव के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन लाकर उसी के सादृश्य या उसी के जैसा उसका क्लोन बनाया जा सकता है। जैसे फिल्मों में डबल रोल देखे ना आपने, बिल्कुल टू कॉपी। क्लोनिंग क्या होती है? डबल रोल बनाना, यानी फोटो कॉपी करना। डबल रोल बनाना ही क्लोनिंग कहलाती है। कैसे? उसके आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन लाकर उसी के जैसा नया क्लोन तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाती है। अगला है स्टीम सेल। स्टीम सेल के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होती हैं। तो स्टीम सेल वे कोशिकाएं होती हैं जिन्हें विकसित कर शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित किया जा सकता है। जो आपकी स्टीम सेल होती हैं, इनको विकसित करके किसी भी अंग को आप बना सकते हैं। यानी स्टीम सेल को विकसित करके आप उससे शरीर का कोई भी अंग बना सकते हैं। इनकी प्राप्ति 14 दिन के मानव भ्रूण से होती है। जो स्टीम सेल होती हैं, ये 14 दिन के मानव भ्रूण से, जो गर्भाशय में होता है 14 दिन का मानव भ्रूण, उससे प्राप्त होता है। अगर उसको निकाल के अगर विकसित किया जाए तो उससे आप शरीर के किसी भी अंग का विकास कर सकते हैं। चलिए अगली बार डिस्कस कर लेते हैं। अगली है कुनैन। कुनैन तो आप जानते ही होंगे, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा है जिसे सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। वृक्ष से किससे? छाल से प्राप्त किया जाता है। और पहले तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, तो लोग छाल को उबाल कर भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया करते थे। अगला है आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एस्प्रिन का जो पूरा नाम है वो है एसिटिकल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिकल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन का पूरा नाम है। और यह भी कैसी दवाई है? यह प्रसिद्ध दर्द निवारक यानी पेन किलर है, जिसे मिंसा वृक्ष की छाल से बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो ये रही आपकी एस्प्रिन के बारे में बात। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है पेनिसिलिन। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। पेनिसिलिन 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवा है। कौन सी? पेनिसिलिन। कब खोजी गई? 1927 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। अच्छा, किससे प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन? जो कवक से प्राप्त की जाती है या होती है। और इसका उपयोग क्या है? तो निमोनिया, डिप्टीरिया आदि बीमारियों के उपचार में होता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेनिसिलिन की खोज कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1927 में। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये प्रथम प्रतिजैविक दवा क्या है? तो वो होगी आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो निमोनिया या डिप्थीरिया के में। इतने सारे क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं डायलिसिस, जिसे आप अपोहन के नाम से भी जानते हैं। आपने अगर डायलिसिस नहीं सुना होगा तो अपोहन सुना होगा।
नहीं तो आपने डायलिसिस ही सुना होगा, अपोहन उसकी हिंदी को कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डायलिसिस के बारे में। क्या है डायलिसिस? तो यह एक कृत्रिम अवस्था है जिसमें किडनी के काम न करने पर की स्थिति में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से पृथक किया जाता है। तो डायलिसिस क्या है? तो रक्त से यूरिया को पृथक करने की कृत्रिम विधि क्या है? डायलिसिस है। रक्त जैसे किडनी जो है रक्त फिल्ट्रेशन का काम करती है। अगर किडनी खराब हो गई है तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा आप रक्त को फिल्टर कर सकते हैं और कुछ दिनों तक और जीवित मनुष्य इसके द्वारा रह सकता है। अगली बात कर लेते हैं हम ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म जान लीजिए सबसे पहले। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा हृदय की गति के कंपन का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जो हृदय की गति होती है, आप अस्पताल गए होंगे तो आपने ऐसी ऐसी लाइनें देखी होंगी, ऐसी ऐसी कुछ लाइनें चलती हैं जो वो किसके लिए चलती हैं? हृदय की चलती हैं। तो हृदय की गति का आपको अध्ययन कराती हैं, तो उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, जो हृदय की गति का अध्ययन करते हैं। अगला है ईईजी। ये ईसीजी था, ये है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को दर्शाया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? जो मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं उसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? ईईजी यानी इलेक्ट्रिक एन्सेफेलोग्राफ के द्वारा। और जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता चलता है किसके द्वारा? ईईजी के द्वारा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सीटी स्कैन। कि सीटी स्कैन क्या होता है? आपने अगर आप कहीं बड़े शहरों में गए होंगे तो आपने सीटी स्कैन का नाम जरूर सुना होगा। तो सीटी स्कैन क्या होता है देख लेते हैं। तो इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में उत्पन्न विकृति का पता लगाया जाता है। जो एक सीटी स्कैन मशीन होती है, एक गोला टाइप की होती है, लंबी होती है, इसमें एक चेयर जाती है, इस पे आपको लिटा दिया जाता है और आप इसके अंदर जाते हैं। फिर कुछ तरंगें आपके शरीर को स्कैन करती हैं और जहां पर आपके शरीर में विकृति होती है उसके बारे में वो पूरा कंप्यूटर से आपको प्रिंट करके दे देती है। तो ये कहलाता है क्या? सीटी स्कैन। तो संपूर्ण शरीर के भाग का उत्पन्न विकृति का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? सीटी स्कैन के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं पेसमेकर के बारे में। पेसमेकर क्या है? तो बैटरी युक्त एक सूक्ष्म उपकरण है जो असामान्य हृदय गति को गतिशील बनाए रखता है। तो पेसमेकर कहाँ पर होता है? हृदय में होता है आपका पेसमेकर, जो बैटरी युक्त एक सूक्ष्म उपकरण है। अगर आपके हृदय में अनियंत्रित गति होती है तो आपके हृदय में पेसमेकर को स्थापित कर दिया जाता है, जिसे आप पंप या पंखा कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो अनियंत्रित हृदय गति को फिक्स करके रखता है। अगला है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? इसमें लेजर किरणों के द्वारा किडनी की पथरी को तोड़ा जाता है। लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी क्या है? इससे लेजर के द्वारा क्या किया जाता है? किडनी के पत्थर को तोड़ा जाता है, मतलब किडनी में जो भी पथरी जम जाती है उसको तोड़ा जाता है लिथोट्रिप्सी के द्वारा। अगला है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या है? तो मृतक के शरीर की जांच को ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी किसको कहते हैं? तो मृतक के शरीर की जांच को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। इसके बाद आ गया अगला बायोप्सी। तो शरीर के किसी अंग से छोटे से टुकड़े को काटकर उसमें बीमारियों की जांच करना क्या कहलाता है? बायोप्सी। समझना अंतर। शरीर के किसी छोटे से टुकड़े को काट के उसका बीमारियों की जांच करना बायोप्सी, और पोस्टमार्टम करना क्या कहलाता है? ऑटोप्सी। और लिथोट्रिप्सी क्या कहलाता है? पथरी को तोड़ना। चलिए अगला है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमीटर। ये अपने एक देखी होगी, डॉक्टर के पास जब भी गए होंगे, एक ऐसी मशीन होती है उसमें कुछ अंक लिखे होते हैं और हाथ में एक है वो पट्टा लगा के उसमें हवा भरते हैं, तो उससे पता चलता है आपका वो क्या होता है, जो स्फिग्नोमीटर। चलिए आगे बात कर लेते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? पुरुष बंध्याकरण को वैसेक्टोमी कहते हैं, मतलब पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी किसको कहते हैं? महिला बंध्याकरण, यानी महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। निश्चेतक। निश्चेतक क्या होती है? वे दवाएं निश्चेतक क्या होती हैं?
तो वे दवाएं जो ऑपरेशन के पूर्व रोगी को बेहोश करने हेतु दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? निश्चेतक कहलाती हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन। अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लोरोफॉर्म किसका उदाहरण है, तो किसका है? निश्चेतक का है। मॉर्फिन किसका उदाहरण है, तो किसका है? निश्चेतक का है। तो वे दवाएं जो ऑपरेशन के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? निश्चेतक कहलाती हैं। और इसके उदाहरण क्या है? क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन। अगला है मॉर्फिन। मॉर्फिन के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो यह एक स्वापक है या नार्कोटिक्स है या निश्चेतक है जो अफीम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अफीम से। और ए मनोसक्रिय औषधि है जो नशा, बेहोशी तथा नींद उत्पन्न करती है। मॉर्फिन क्या क्या उत्पन्न कर सकती है? नशा, बेहोशी और नींद उत्पन्न करती है। अगला है परजीवी। क्या होते हैं? बीच में आ गए हैं तो इनको भी बात कर लेते हैं। तो परजीवी वे जीव या पौधे जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। अगला है एंटीजन। एंटीजन के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीजन किसी जीव के शरीर में उपस्थित वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पर? एंटीजन क्या है? जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या कहलाती है? ये मनुष्य के रक्त में एंटीजन की क्रिया स्वरूप बनने वाले तत्व हैं जो बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ करके रोगों की रक्षा करते हैं। तो एंटीजन रोगों से लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न करती है, एंटीजन क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीजन क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।